तो चलिए आज के विषयों पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो 2026 में दुनिया और भारत को आकार देने वाले कुछ बहुत बड़े ट्रेंड्स का विश्लेषण करते हैं। हाँ। हमारा मिशन इन जटिल बदलावों को समझना है, जैसे ट्रंप की राजनीति का दुनिया पर क्या असर होगा, भारत की अर्थव्यवस्था, नौकरियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इन सब पर कैसे असर डाल रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक सीमित नहीं है। इन सोर्सेज में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली भविष्यवाणियां भी हैं। जैसे एक फ्रांसीसी दार्शनिक के विचार अमेरिकी राजनीति के जरिए भारतीय समुदाय को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। या फिर कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने का एक नया चलन हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताता है। अच्छा। और महिला क्रिकेट का बढ़ता दबदबा वो सिर्फ खेल की दुनिया तक ही सीमित क्यों नहीं है। आज हम इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत अमेरिका से करते हैं। स्रोत में एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाता है। कौन सा? कि दुनिया का लगभग 50 से 55% कॉर्पोरेट मुनाफा सिर्फ एक देश अमेरिका से आता है। मतलब वहां जो कुछ भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तो तय है। एकदम सही। और वहां की राजनीति में जो हो रहा है उसे समझने के लिए स्रोतों में फ्रांसीसी दार्शनिक रेने जेरार्ड के एक सिद्धांत का जिक्र है, मिमेटिक डिजायर। मिमेटिक डिजायर, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? ये एक बहुत ही सरल मानवीय आदत के लिए एक फैंसी शब्द है। मतलब हम अक्सर चीजें इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो अच्छी हैं, ओके। बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि दूसरे लोग उन्हें चाहते हैं। मतलब एक नकल करने की इच्छा। अच्छा, जैसे लेटेस्ट स्मार्टफोन या कोई वायरल फैशन ट्रेंड। बिल्कुल। हम एक दूसरे की नकल करते हैं और फिर उन्हीं चीजों के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं। एक होड़ सी लग जाती है। तो इसका राजनीति से क्या लेना देना है? यहीं पर एक चतुर नेता की भूमिका आती है। जब समाज में इस होड़ की वजह से तनाव बढ़ता है तो एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव ये होता है कि आप इसका दोष किसी और पर डाल दें। एक बलि का बकरा, मतलब एक स्केपगोट बना दें। और यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत का तर्क है कि पीटर थील और जेडी वेन्स जैसे प्रभावशाली लोग, जो जेरार्ड के इन विचारों से काफी प्रभावित हैं, हाँ। उन्होंने भारतीय समुदाय को एक संभावित बलि के बकरे के तौर पर चुना है। ये एक बहुत मजबूत दावा है। बिल्कुल यही बात है। सोर्स का एनालिसिस कहता है कि भारतीय समुदाय अमेरिका में बहुत सफल है, काफी अमीर हैं, ऊंचे पदों पर है, लेकिन एक संगठित पॉलिटिकल वोटिंग ब्लॉक के तौर पर वो उतने मजबूत नहीं हैं। तो वो एक आसान निशाना बन जाते हैं। एग्जैक्टली। देश की आर्थिक चिंताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए इस एनालिसिस से 3 मुख्य भविष्यवाणियां निकलती हैं। ठीक है, पहली क्या है? पहली ये कि अमेरिका में भारतीय समुदाय और भारत देश दोनों को और ज्यादा हाशिए पर धकेला जा सकता है, उन्हें अलग थलग किया जा सकता है। और दूसरी भविष्यवाणी मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए से जुड़ी है। इसका भारतीय बिजनेस पर असल में क्या मतलब होगा? मतलब ये है कि भारत के लिए अमेरिका के साथ एक बराबरी का और फायदेमंद एफटीए साइन करना बहुत मुश्किल होगा। स्रोत का अनुमान है कि अमेरिकी नेतृत्व इसे एक पॉलिटिकल जीत की तरह पेश करना चाहेगा, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने भारत को निचोड़ा है। हाँ, और अमेरिका के लिए एक जबरदस्त डील हासिल की है। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पहुंचना और महंगा और मुश्किल हो सकता है। और तीसरी भविष्यवाणी चीन के बारे में है। हाँ, कि चीन इस पूरी स्थिति को बड़े ध्यान से देख रहा है और इसका फायदा उठाएगा। देखिए, अमेरिका के पास भारत के खिलाफ जो दबदबा है वैसा चीन के खिलाफ नहीं है। क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है रेयर अर्थ मेटल्स। वो चीन के कंट्रोल में है और आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। तो जब अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा, चीन उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो वैश्विक राजनीतिक दबाव बन रहा है, इन सब का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा असर एफआईआई फ्लोस पर पड़ता है। मतलब विदेशी निवेशक और यहां तक कि भारत के बड़े बड़े प्रमोटर पैसा बाहर ले जा रहे हैं। हाँ, दोनों ही मार्केट में अपना हिस्सा बेच रहे हैं। जब अनिश्चितता बढ़ती है तो पैसा सुरक्षित जगहों की ओर भागता है और इसी से एक बड़ी भविष्यवाणी जुड़ी है। रुपए की? हाँ, कि रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता रहेगा, शायद 100 के आंकड़े की तरफ बढ़ सकता है। रुपए के कमजोर होने के दो पहलू होते हैं। स्रोत में बताया गया है कि इससे हमारे निर्यातकों को फायदा होगा, खासकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। सही बात है। लेकिन आम आदमी के लिए तो इसका मतलब सिर्फ महंगाई है ना? हाँ, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। स्रोत में एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। क्या? लोगों के रहने खाने का खर्च हर 6 से 7 साल में दुगना हो रहा है, लेकिन वेतन उस रफ्तार से बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। असल में लोगों की वास्तविक आय, मतलब रियल इनकम, घट रही है।
इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग खर्च करना कम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छी जीवन शैली जीने की चाह में लोग कर्ज ले रहे हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, बाय नाउ पे लेटर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल। हाँ, अब सिर्फ फ्रिज या टीवी जैसी जरूरी चीजों के लिए नहीं, बल्कि कॉन्सर्ट टिकट जैसी चीजों के लिए भी बढ़ गया है। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि भविष्य में लोन डिफॉल्ट यानी कर्ज न चुका पाने के मामले बढ़ सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। आंकड़े दिखाते हैं कि औसतन लोगों की तनख्वाह का 40% हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में जा रहा है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसीलिए स्रोत यह भविष्यवाणी करता है कि इस दबाव को कम करने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें घटानी पड़ सकती हैं और सरकार को टैक्स में और कटौती की घोषणा करनी पड़ सकती है। रुकिए, स्रोत में एक और बड़ी भविष्यवाणी है। ये है कि 2026 में कोई एक बड़ा बैंक या ऋणदाता मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसा क्यों? स्रोत दोनों तरफ इशारा करता है। एक तरफ ये छोटे असुरक्षित कर्ज हैं जिनका अंबार लग रहा है, दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो बड़े कॉरपोरेट लोन्स पर भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक दोहरी मार जैसी स्थिति हो सकती है। ऐसा लगता है कि घरों पर महंगाई और कर्ज का पहले से ही बहुत दबाव है और अब स्रोत कहते हैं हमें एक और बड़े वेरिएबल को ध्यान में रखना होगा जो सब कुछ बदल सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, और एआई के दो तरह के प्रभाव हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव, जो अभी दिखना शुरू हो गया है। और ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। दशकों से हमारा सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता हमारी युवा आबादी, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था। लेकिन एआई सीधे सीधे उन नौकरियों को खतरे में डाल रहा है जो इस युवा आबादी को मिलती थी। किन नौकरियों की बात हो रही है यहाँ? एंट्री लेवल आईटी नौकरियां, कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, यहां तक कि बेसिक कोडिंग के काम भी। ये वो नौकरियां थीं जो भारत के सर्विस सेक्टर की रीढ़ थीं। अब एआई ये काम ज्यादा तेजी से और सस्ते में कर सकता है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है, लेकिन स्रोत में एक दूसरे पहलू का भी जिक्र है जो ज्यादा उम्मीद जगाता है। हाँ, वो है कॉम्प्लीमेंटैरिटी इफेक्ट, यानी पूरक प्रभाव, जो शायद 2027-28 के आसपास ज्यादा मजबूती से दिखेगा। इसका मतलब है कि एआई सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि नए तरह के काम भी पैदा करेगा। बिल्कुल। भविष्यवाणी ये है कि इससे भारत में करोड़ों नए गिग जॉब्स पैदा हो सकते हैं। ये किस तरह के काम होंगे? सोचिए, दुनिया भर की एआई कंपनियों को अपने सिस्टम को ट्रेन करने के लिए भारी मात्रा में डेटा चाहिए। तो भारतीय अपने घर बैठे उन कंपनियों के लिए डेटा क्लीनिंग, इमेज लेबलिंग और चैटबॉट ट्रेनिंग जैसे काम कर सकेंगे। तो बड़ी कंपनियों में 9 से 5 की नौकरी का पुराना मॉडल बदल रहा है। हाँ, वो खत्म हो रहा है। अब छोटी क्रिएटिव कंपनियां और यहां तक कि व्यक्ति भी एआई टूल्स का इस्तेमाल करके वैश्विक बाजार में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि एआई जैसा एक बड़ा तकनीकी बदलाव हमारे काम करने का तरीका बदल रहा है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि कुछ गहरे सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहे हैं। और इसे देखने के लिए उन्होंने खेल की दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। बिल्कुल। और यहां मुख्य बात है महिला क्रिकेट का जबरदस्त उदय। वो सिर्फ विश्व कप नहीं जीत रही हैं, बल्कि वो मीडिया और ब्रांड्स के लिए भी ज्यादा आकर्षक बनती जा रही हैं। हाँ, और इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि 2026 के अंत तक शीर्ष महिला क्रिकेटरों को प्रति विज्ञापन पुरुषों के बराबर पैसा मिल सकता है। वाह, पुरुष क्रिकेटरों के बराबर! ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। मुझे हमेशा लगता था कि पैसा दर्शकों की संख्या के हिसाब से आता है और पुरुषों के क्रिकेट के दर्शक तो बहुत ज्यादा हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब दर्शकों की संख्या में नहीं, बल्कि उपभोक्ता कौन है इसमें छिपा है। स्रोत का तर्क है कि आज के भारत में खरीदारी के फैसले लेने वाली आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा, उनके पास पहले से ज्यादा बैंक खाते हैं, ज्यादा पैसा है और वो डिजिटल खर्च करने में पुरुषों से आगे हैं। तो कंपनियां सीधे सीधे उस उपभोक्ता वर्ग को टारगेट करना चाहती हैं जिसके पास पैसा है और जो उसे खर्च कर रहा है। एकदम सही। इसलिए कंपनियां उन महिला सितारों को अपना चेहरा बनाना चाहेंगी जिनसे महिला उपभोक्ता खुद को जोड़ सकें। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है। बैडमिंटन और बॉक्सिंग को देखें, जहां पीवी सिंधु या मैरी कॉम जैसी महिला एथलीटों की ब्रांड वैल्यू कई पुरुष एथलीटों से कहीं ज्यादा है। सही बात है। तो हमने वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक और सामाजिक बदलावों की बात की। अब अंत में स्रोत कुछ जरूरी घरेलू मुद्दों पर ध्यान खींचता है, खासकर प्रदूषण और राजनीति के गठजोड़ पर। हाँ, और पहली भविष्यवाणी दिल्ली से जुड़ी है। स्रोत का अनुमान है कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण दिल्ली को सर्दियों के महीनों में रहने लायक नहीं, मतलब अनलिवेबल घोषित किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देश को एक विंटर कैपिटल यानी शीतकालीन राजधानी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, और स्रोत के अनुसार अहमदाबाद इसका एक प्रबल दावेदार है। और इसी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी है कि अहमदाबाद 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी भी जीत सकता है। और एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है जो 2026 में बहुत गर्म होने वाला है। वो है 2027 में होने वाली जनगणना और उसके बाद होने वाला संसदीय सीटों का परिसीमन। हमारे सुनने वालों के लिए क्या आप समझा सकते हैं कि परिसीमन या डिलिमिटेशन असल में क्या है और ये इतना विवादास्पद क्यों है? जरूर। परिसीमन का मतलब है नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों का नक्शा फिर से बनाना। अब विवाद इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में उत्तरी राज्यों की आबादी दक्षिण राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी है। तो परिसीमन का मतलब होगा कि ज्यादा सीटें और इस तरह ज्यादा राजनीतिक शक्ति उत्तर भारत को मिल जाएगी। हाँ, और स्रोत के अनुसार दक्षिण का तर्क यह है कि वे देश की लगभग आधी जीडीपी और टैक्स में योगदान करते हैं, लेकिन इस नए परिसीमन से लोकसभा में उनकी राजनीतिक आवाज 1/3 से घटकर 1/4 रह सकती है। तो ये उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा 2026 में बहुत गर्म हो सकता है। बिल्कुल, देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है। तो इन सब का सार क्या है? इन सभी भविष्यवाणियों को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि 2026 एक बड़े बदलाव का साल है। पुरानी निश्चितताएं, चाहे वे भू राजनीतिक हों, तकनीकी हों या आर्थिक, सब खत्म हो रही हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है, खासकर निवेश के बारे में। दशकों से हमें एक कहानी सुनाई गई है, अपने ही देश में निवेश करो। हाँ, क्योंकि आप उसे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। राइट। लेकिन आज की दुनिया में जहां हम हर दिन विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, विदेशी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन देखते हैं, क्या ये सोचना सही है कि अपना सारा पैसा दुनिया के सिर्फ 4% बाजार जो कि भारत है उसमें लगा दिया जाए? जब वैश्विक स्तर पर निवेश करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, तो शायद ये अपनी निवेश रणनीति पर फिर से विचार करने का समय है।